नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कनाडा में हाल ही में हुए इलेक्शंस के बारे में। कनाडा के चुनाव में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं जस्टिन ट्रूडो और इनकी लिबरल पार्टी पावर में आ गई है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। कनाडा में सबसे पहली बात तो चुनाव काफ़ी जल्दी कराए गए हैं। आखिरी बार चुनाव 2019 में ही हुए थे, तो 2 साल के अंदर अंदर चुनाव की ज़रूरत क्या पड़ी ये मैं आपको बताऊंगा। और इस चुनाव का नतीजा भारत और कनाडा के संबंधों पर क्या असर डालेगा ये भी हम जानेंगे। अगर आप पाथफाइंडर चैनल के वीडियोस को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर जरूर फॉलो करें। वहां पर आप मेरे इंस्पायर हिस्ट्री एमसीक्यू की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अ स्पेशल क्लास, फ्री फॉर एवरीवन। 7 बजे मंडे को इसकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, सेट 4 हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कनाडा में जो चुनाव है ये अभी हुए हैं 20 सितंबर 2021 को, और यहाँ पर चुनाव के नतीजे जो हैं इनको आने में, ऑफिशियली आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लंबा प्रोसेस है। लेकिन ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी यानी कि लिबरल पार्टी 338 में से 158 सीटों पर आगे है, बढ़त हासिल कर चुकी है या जीत चुकी है। ज़्यादातर नतीजे आ चुके हैं, 155 पर तो कंफर्म इनकी जीत हो चुकी है। सबसे बड़ा विपक्षी दल है कंजर्वेटिव पार्टी, उसके बाद लेफ्ट विंग पार्टी है एनडीपी, इसको 25 सीटें मिली है। अब एक बात आप समझ गए होंगे अगर आपकी गणित ठीक ठाक है, तो 338 में से मेजॉरिटी लिबरल पार्टी को नहीं मिला है। मेजॉरिटी मार्क वुड बी 170, लेकिन इनको 170 सीटें नहीं मिली है। अब ट्रूडो के सामने समस्या ये आई है कि पिछली बार भी लगभग इतनी ही सीटें इनके पास थी। पिछली बार 155 थी और इस बार ऑफिशियली अभी 151 पे नतीजे आ गए हैं। लगभग 158 पर ये जीत जाएंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 5-7 सीट पर नतीजे फाइनली आने बाकी हैं। तो कुल मिलाकर इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली है। 170 इन्हें चाहिए थे और इनके पास 155 तो पहले से थे। अब फिर से इनको लगभग वही आंकड़ा मिला है, तो फिर से एक गठबंधन सरकार बनेगी। माइनॉरिटी गवर्नमेंट इसको कहा जाता है, जब मुख्य पॉलिटिकल दल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर नहीं आता, बहुमत लेकर नहीं आता है, तो उसे एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, अल्पमत सरकार बनानी पड़ती है, जिसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का सहयोग लेना पड़ेगा। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं कि एनडीपी का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जो लीड करते हैं, इसके लीडर हैं जगमीत सिंह। ही इज़ एन इंडियन ओरिजिन, कैनेडियन। तो जगमीत सिंह इसके लीडर हैं एनडीपी के, और ये पार्टी रिलेटिवली नई पार्टी है और इसने काफ़ी सीटें जीत ली है। ओवरऑल 338 में से 17 भारतीय मूल के नेता चुनाव लड़कर पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं और इनमें से डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सज्जन भी शामिल हैं। कनाडा में अभी जो ये चुनाव हुए हैं ये 2 साल जल्दी बुलाए गए हैं, इसीलिए इनको स्नैप इलेक्शन कहा जा रहा है। कनाडा में हर 4 साल में चुनाव होते हैं, तो 2015, 2019 और उसके बाद 2023 में चुनाव होना था, लेकिन बीच में 2021 में ये चुनाव करवाया गया है। सरकार ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया था, हाउस ऑफ कॉमन्स को टू बी प्रिसाइज डिसॉल्व कर लिया था, और 2 साल जल्दी चुनाव करवाया गया, 2 ईयर्स अहेड ऑफ शेड्यूल। तो इसको कहा जाता है स्नैप इलेक्शन। स्नैप इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई डिसॉल्व करके पार्लियामेंट को जल्दी चुनाव करा लेते हैं तो उसे स्नैप इलेक्शन कहा जाता है। तो जो शेड्यूल है उससे जल्दी अगर आप करवा लें, दैट इज अ स्नैप इलेक्शन। तो स्नैप इलेक्शन आमतौर पर किसी ना किसी पॉलिटिकल रीजन से कराया जाता है। या तो जो पार्टी है उसको लगता है कि हम अभी चुनाव जीत सकते हैं, तो वो तुरंत चुनाव करवाना चाहती है, और ऐसे में वो डिसॉल्व कर देगी समय से पहले और चुनाव करवा दिए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर 3 तरह के टर्म्स हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना। स्नैप इलेक्शन, रिकॉल इलेक्शन और बाई इलेक्शन। स्नैप इलेक्शन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं और जनरली इसके रीजंस पॉलिटिकल होते हैं। रिकॉल इलेक्शन ये होता है वोटर्स के द्वारा, जब आप किसी अपने चुने हुए नुमाइंदे को रिकॉल करना चाहते हैं तो इसका इलेक्शन होता है, और जो भी नया व्यक्ति चुना जाएगा वो उसका बाकी का टर्म पूरा करेगा। तो भारत में इस तरह का रिकॉल इलेक्शन अभी तक तो नहीं है, कुछ देशों में होता है। बाय इलेक्शन जो हमारे देश में काफ़ी कॉमन है, ये कब होते हैं? जब सीट खाली हो जाती है, ऑफिस इज वेकेंट। मान लो कि सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मृत्यु हो गई, तो फिर वो सीट खाली हो जाएगी और जो भी उसकी जगह चुनकर जाएगा वो उनका कार्यकाल पूरा करेगा। स्नैप इलेक्शंस में खास बात ये होती है कि यहाँ पर नया फुल टर्म मिल जाता है। तो अब अभी जो कनाडा की सरकार है वो अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। भारत में भी इस तरह के स्नैप इलेक्शंस हुए हैं कई बार। तो देखिए, जैसे 98 में पार्लियामेंट को, लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया था, और उसका रीज़न क्या था? पॉलिटिकल रीज़न था। अगेन कांग्रेस जो है उसने सपोर्ट खींच लिया था यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट से, इंद्र कुमार गुजराल की उस समय सरकार थी, और फिर स्नैप इलेक्शंस करवाए गए। और इसके बाद भी किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए का कोएलिशन उस समय बन गया था। तो ये बीजेपी कुछ अन्य पार्टियों के साथ मिलकर एक एनडीए कोएलिशन बनाती है, लेकिन वो कोएलिशन भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। 99 में फिर से चुनाव करवाने पड़ जाते हैं क्योंकि एआईएडीएमके जो है इसने अपना सपोर्ट खींच लिया था। तो इस तरह के स्नैप इलेक्शन भारत में भी हुए हैं। अब कनाडा में स्नैप इलेक्शन क्यों करवाए गए?
देखो, जस्टिन ट्रूडो को अभी ऐसा लगा कि उन्होंने पिछले 1.5-2 सालों में कोविड-19 से बहुत अच्छे से देश को बचाया है। पैंडेमिक का जो मैनेजमेंट है वो कनाडा में अच्छा रहा। वहाँ पर जो वैक्सीनेशन के स्टैटिस्टिक्स हैं वो दुनिया में हाईएस्ट हैं। तो ट्रूडो को ऐसा लगता था कि मैं अगर अभी चुनाव कराता हूँ तो मुझे एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाएगी। आपको याद होगा मैंने बताया था कि पिछले चुनाव में 2019 में उन्हें 155 सीट मिली थी, तो तब भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी, पूर्ण बहुमत नहीं था। इसीलिए उन्हें जब भी कोई कानून पास करना होता था पार्लियामेंट में तो उन्हें विपक्षी पार्टियों पर थोड़ा बहुत रिलाई करना पड़ता था, उनके साथ डीलिंग्स करनी पड़ती थी, खास करके एनडीपी। लेकिन इतना तो आप सब समझते ही हैं कि कोई अगर सपोर्ट कर रहा है सरकार को तो बदले में कुछ ना कुछ मांगेगा। तो एनडीपी की जो डिमांड्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही थी, और इसीलिए ट्रूडो को अभी कुछ महीनों से लग रहा था कि बेहतर यही होगा कि हम पूर्ण बहुमत अपने हाथ में ले आएं और दूसरी पार्टीज़ के ऊपर हमें रिलाय ना करना पड़े, उन पर भरोसा ना करना पड़े। तो ट्रूडो को लगा कि वोटर्स उन्हें फिर से वोट दे देंगे। और जस्टिन ट्रूडो को ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्योंकि जो लोकल प्रांतों में चुनाव हुए थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शंस जो हुए थे, उसमें लगभग सभी जगह जो पावर में सरकार थी वो जीत गई थी। उसमें कई जगह इनकी खुद की पार्टी यानी कि लिबरल पार्टी भी शामिल थी। तो इन्हें लगा कि कैनेडियंस अपने सरकार से खुश हैं और ऐसे में ये इन्हें ज़बरदस्त बहुमत दे देंगे। अब कनाडा भी भारत की तरह एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और यहाँ पर जो लोअर हाउस है उसमें 338 सीट होती हैं, 338। तो देख लीजिए, एक अपर हाउस है जिसको सेनेट कहा जाता है, वहाँ पे 105 सीट है। और कुछ कुछ भारत जैसा ही सिस्टम है कि प्रांतों से यहाँ पर नुमाइंदे भेजे जाते हैं, लेकिन जो असली काम है वो यहाँ होता है हाउस ऑफ कॉमन्स में। 338 सीट्स, 170 मेजोरिटी चाहिए, और इसी के लिए अभी चुनाव हुआ है। तो 338 में से 170 इनका सपना था, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि कैनेडियंस शायद उतने खुश नहीं थे ट्रूडो से जितना इन्हें लगता था। देखिए, कनाडा के चुनाव में अभी मुद्दे क्या क्या थे। कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसा मुद्दा बहुत बड़ा एक चैलेंज बनकर सामने आया था सरकार के सामने, क्योंकि कीमतें बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, हेल्थ केयर, ये सब बड़े मुद्दे थे। क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, पोस्ट पैंडमिक रिकवरी प्लान, ये कैनेडियंस के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। मुद्रास्फीति की दर कनाडा में लगातार बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है 2021 में, और कनाडा का जो हाउसिंग मार्केट है उसमें भी कीमतें बढ़ती जा रही है, घर खरीदना महंगा होता जा रहा है। तो इन्हीं सब चुनौतियों के कारण ट्रूडो को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी इन्हें लग रही थी। तो इन्हें 170 की बजाय अभी भी 155 या मैक्सिमम 158 तक ये काउंट अपना पहुंचा पाएंगे, और अभी भी इन्हें विपक्षी पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ेगा, या तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एनडीपी, या फिर दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनके साथ सहयोग करके ही ये लेजिस्लेशन को पास कर पाएंगे। तो ये तो तय है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन रही है, और ये भी तय है कि ट्रूडो तीसरा कार्यकाल अपना शुरू करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन फिर से जो कनाडा की सरकार है उसके हाथ बंधे हुए हैं। सो इट इज़ नॉट अ फ्री गवर्नमेंट कि वो सारा कानून अपने हिसाब से पास कर ले। अब भारत और कनाडा के संबंधों पर इस सरकार का क्या असर पड़ेगा ये जान लो। देखो, 1960s में कनाडा ने भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराई थी। जो हमारा सिरस न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है उसका काम क्या था? केवल सिविलियन यूज़ यानी कि बिजली उत्पादन के लिए वो रिएक्टर प्रोवाइड किया गया था। लेकिन 1974 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, उस समय कनाडा की जो राइट विंग गवर्नमेंट थी उसने ये कहा कि आपने गलत किया है और आपने हमारे वाले रिएक्टर का इस्तेमाल किया है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। इसीलिए उस समय कनाडा की सरकार ने द्विपक्षीय नाभिकीय समझौते को खत्म कर दिया था। न्यूक्लियर कोऑपरेशन भारत के साथ पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। 2009 में जब भारत और यूएस ऑलरेडी एक न्यूक्लियर डील साइन कर चुके थे, उसके बाद कनाडा के साथ भी इसी प्रकार की सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी गई, और इसको कहते हैं न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, NCA। 2015 में इसी के एक फॉलोअप एग्रीमेंट के तहत 3000 मेट्रिक टन यूरेनियम भारत को निर्यात किया जाएगा, ये डिसीजन लिया गया। फरवरी 2018 में प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो खुद भारत आए थे, लेकिन उस समय भारत सरकार ने इनकी मेहमान नवाजी थोड़ी सी कम करी थी। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि ट्रूडो की सरकार जो है वो सिख सेपरेटिस्ट के साथ काफ़ी दिखाई दे रही थी। इनफैक्ट ट्रूडो के खुद के ऑन्टोराज में कुछ ऐसे सेपरेटिस्ट लीडर दिखाई दिए थे जिसके कारण भारत सरकार खुश नहीं थी, और इसीलिए ट्रूडो का स्वागत उस स्तर का नहीं किया गया जितना एक्सपेक्टेड था। अब ट्रूडो जो है, इन्होंने 2020 के जो फार्मर प्रोटेस्ट थे उसमें भी अपना एक स्टेटमेंट दिया था। तो उन्होंने वहाँ पर कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन ये तब भी ऐसा ही माना गया था कि ट्रूडो कनाडा में स्थित सिख माइनॉरिटी को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट अ स्टंट, क्योंकि कनाडा और यूएस जैसे देशों की ऑफिशियल पॉलिसी WTO में क्या रही है कि फार्म सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाए और धीरे धीरे उसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम को, यानी कि भारत का जो पूरा सिस्टम है PDS और ये वाला, इसको कम किया जाए।
तो एक तरफ ऑफिशियल पॉलिसी कुछ और है और जस्टिन ट्रूडो पब्लिक में, मीडिया में कुछ और कह रहे थे। तो जस्टिन ट्रूडो फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन उनकी सरकार WTO में MSP का विरोध कर रही थी, तो इट वॉज कंसिडर्ड जस्ट अ स्टंट। अब ट्रूडो जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं 2021 में, तो इसमें भारत को क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, पहली बात, अगर कोई भी नेता फिर से पावर पे आता है तो उससे एक तो द्विपक्षीय संबंधों में सामंजस्य बना रहता है। जनरली नए नेता आते हैं तो हो सकता है कि वो पुरानी डील्स को चेंज कर दें, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे बदलाव किए थे US पॉलिसी में। तो ऐसे आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, बिल्कुल माइनर चेंजेस आ सकते हैं, बाकी मोर और लेस पॉलिसी सेम रहने वाली है। भारत कनाडा के रिश्ते अच्छे रहेंगे। हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि भारत सरकार जस्टिन ट्रूडो के इस बात से ज़्यादा खुश नहीं रहती कि वो सिख सेपरेटिस्ट को वहाँ पर कई बार सपोर्ट करते हैं, लेकिन ट्रूडो जो है ही ट्राइज टू डू दैट, क्योंकि कनाडा में माइनॉरिटी वोट काफ़ी मायने रखता है। और ऐसे में शायद ट्रूडो इस बार ये वाले स्टंट पुल ऑफ ना करें अगर भारत के साथ कोऑपरेशन और बढ़ाना है तो। बाकी तो देखते हैं आगे क्या होता है आने वाले 1-2 सालों में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल से आप PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, देश के जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो यहाँ पर लाइव पढ़ाते हैं, इनसे आप लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं, और ये सभी सब्सक्रिप्शंस EMI ऑप्शन पर अवेलेबल हैं। EMI कैसे अवेल करनी है, इस वीडियो के नीचे लिंक देखो, एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा सबसे ऊपर, उस पर क्लिक करो, अपना फ़ोन नंबर एंटर करो, हमारे टीम मेंबर्स आपको कॉल करके पूरा प्रोसेस समझा देंगे। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शंस हैं यहाँ पर। दोनों ही सब्सक्रिप्शंस में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज़ करते हैं तो। और यहाँ पर हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं, तो 22 सितंबर से जो नए बैचेस बने उनको आप ज्वाइन कर लो, नहीं तो अगले हफ्ते बैचेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सभी तरह के बैचेस यहाँ पर बनते रहते हैं। अभी मेरा एक पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का कोर्स ऑनगोइंग है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। 3 फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, इनका फ़ायदा उठाइए। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज़ में आपका पूरा GS का प्रिपरेशन हो जाएगा। इन फ्री टेस्ट में अच्छे नंबर लाएंगे तो कॉम्बैट में बढ़िया स्कोर करेंगे, प्रीलिम्स में फ़ायदा होगा, साथ ही साथ अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। तो कॉम्बैट है रविवार 11 बजे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।